गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप सभी लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं, कैसे लिखेंगे, ये चीज़ें आपको पढ़नी है आज के क्लास में। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण दो प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है शब्दों द्वारा निरूपण, जिसे हम शब्द समीकरण निरूपण भी कहते हैं। और दूसरा होता है प्रतीकों या सूत्रों द्वारा निरूपण। ठीक है, तो आज के क्लास में आप सभी लोग रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण देखना है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो केमिकल इक्वेशन होता है, रासायनिक समीकरण होता है, उसको हम दो प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। पहला शब्द समीकरण या शब्द निरूपण समीकरण कहलाएगा। ठीक है, शब्द समीकरण निरूपण। दूसरा होता है सूत्रों या प्रतीकों द्वारा निरूपण। ठीक है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। जैसे शब्दों द्वारा निरूपण क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों को उनके नामों द्वारा लिखना। जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उस रासायनिक अभिक्रिया का जो समीकरण है उसमें अभिकारक और उत्पाद, आप लोग जानते हैं कि अभिकारक और उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया दो भागों में बटी होती है। एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। ये चीज़ आप कल के क्लास में पढ़ चुके हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद और अभिकारक होते हैं उनको सूत्र और प्रतीकों के द्वारा न लिखकर उनके नाम ही लिख दिया जाए तो उस प्रकार का जो निरूपण होगा वो आपका शब्द समीकरण निरूपण कहलाएगा। ठीक, तो जैसे परिभाषा लिखा हुआ है, कोई विशेष टॉपिक ये नहीं है, लेकिन जानना तो चाहिए ये सारी चीजें। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों को उनके नामों द्वारा लिखना, उनके नाम ही लिख देना, अभिकारक और उत्पाद का नाम ही लिख देना रहेगा, उनमें प्रतीक और सूत्र नहीं लिखे जाएंगे। लिखना शब्द समीकरण निरूपण कहलाता है। जैसे हम कोई अभिक्रिया ले लेते हैं, जैसे आपने देखा था कल कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए, ये आप जानते हैं कल के अभिक्रिया में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो जलाने के बाद एक सफ़ेद रंग का पाउडर बनता है, प्राप्त होता है, और वो सफ़ेद रंग का पाउडर मैग्नीशियम का ऑक्साइड कहलाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। तो इसमें होता क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के परमाणुओं का पुनर्व्यवस्थापन हो जाता है तो आपका बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इनके प्रतीक न लिखकर अभिकारक और उत्पाद में इनके नाम ही लिख दिया जाए, नाम के द्वारा ही प्रदर्शित कर दिया जाए, तो वो समीकरण जो होगा, वो निरूपण जो होगा, वो आपका शब्द समीकरण निरूपण कहलाएगा। मतलब शब्दों में ही लिख देना रहेगा। जैसे इसको हम निम्न प्रकार शब्द
अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। इसको हम निम्न प्रकार निरूपित कर सकते हैं। जैसे अब शब्द द्वारा निरूपण करना है तो मैग्नीशियम के लिए Mg नहीं लिखोगे, मैग्नीशियम लिखेंगे। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस क्या था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ये दो अभिकारक हो गए। आपको कल बताया गया है कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगा होता है और तीर के जो दिशा होती है वो उत्पाद की ओर होती है। तो बनता क्या है, आप मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही निरूपण आपका शब्द समीकरण निरूपण कहलाता है। इस प्रकार से बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है। शब्द समीकरण निरूपण में जो अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं उनमें तत्व या यौगिक जो भी होगा उनके सूत्र या प्रतीक नहीं लिखे जाते हैं, केवल उनके नाम ही लिख दिए जाते हैं। तो ऐसे समीकरण को हम शब्द समीकरण निरूपण कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अब ये समीकरण से लाभ क्या है और हानि क्या है ये देखना है। तो इस समीकरण को वैज्ञानिक विधि नहीं माना जाता है। समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों द्वारा निरूपित करना जो है वो वैज्ञानिक मेथड नहीं है, वैज्ञानिक विधि नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं हो पाता है। जैसे इस रासायनिक समीकरण को देख करके आप ये नहीं बता पाएंगे कि मैग्नीशियम का कितना परमाणु और ऑक्सीजन के कितने परमाणु या अणु आपस में भाग लेते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कितना अणु या कितना अणु बनता है ये आपको ज्ञान नहीं हो पाएगा। न इसकी सहायता से अभिकारक और उत्पादों के द्रव्यमान का ज्ञान कर सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि इस विधि से किसी रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करने में समय भी अधिक लगता है। अब मैग्नीशियम जितने समय लगा उतने में Mg बहुत कम समय में लिख सकते थे और उससे तमाम प्रकार के लाभ भी हो सकते हैं, लाभ हैं। ऑक्सीजन के जगह पर O2 लिखना आसान रहेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड के स्थान पर MgO लिखना आसान रहेगा। ठीक है। तो शब्दों द्वारा जो निरूपण है वो आपकी एक वैज्ञानिक विधि भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके कई रीजन हैं। इसके तो ये होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनके तत्वों के परमाणुओं का ज्ञान नहीं हो पाता है, उनके अणुओं का ज्ञान नहीं हो पाता है, और उनके जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनके कितने कितने द्रव्यमान भाग लेते हैं तो कितना द्रव्यमान उत्पन्न होता है, बनता है, इन सारी चीज़ें का ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए ये विधि मतलब तर्कहीन होता है। इस विधि का उपयोग हम रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करने के लिए नहीं करते हैं। तो करते हैं किस विधि का, इसीलिए इसको हम वैज्ञानिक विधि नहीं माना जाता है। तो एक बार आप लोग और देख लीजिए शब्दों द्वारा रासायनिक समीकरण का निरूपण कैसे क्या आता है। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसका जो रासायनिक समीकरण लिखना है, उस रासायनिक समीकरण में जो तत्व हों, यौगिक हों, जो भी पदार्थ हों अभिकारक और उत्पाद में, उनके प्रतीक और सूत्र ना लिखकर उनके नाम ही लिख दिया जाए तो इस प्रकार का जो निरूपण होगा वो शब्द समीकरण निरूपण कहलाता है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों को उनके नामों द्वारा प्रदर्शित करना या लिखना, कुछ भी लिख सकते हो, लिखना शब्द समीकरण निरूपण कहलाता है। जैसे आपने देखा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया में उनके मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मतलब अभिकारक में दो पदार्थ भाग ले रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो बनता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे कल एक रिएक्शन और देखे थे कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है।
तो उसको प्रदर्शित करना होगा तो उनके नाम शब्द निरूपण द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जब आपस में भाग कर क्रिया करते हैं तो बनता है जिंक सल्फेट। तो यहाँ आप लिखा जाएगा जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है तो हाइड्रोजन लिख दिया जाएगा, हाइड्रोजन। ये भी आपका शब्द द्वारा निरूपण किया गया शब्द समीकरण निरूपण कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो अभिकारक हैं, तत्व हैं, उनके स्थान पर प्रतीक ना लिखकर क्या लिखा गया है? नाम लिखा गया है। तो ये विधि आपकी वैज्ञानिक विधि नहीं है, ना इस विधि में हम समीकरण लिखते हैं। लिखते किस विधि में है? प्रतीकों या सूत्रों द्वारा। अब दूसरी विधि जो है उसको देखना है आपको। तो सेकंड विधि जो आपका है वो है बेटा प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपण। तो दूसरी विधि आपकी है प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपण। अब प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपण क्या होता है, कैसे निरूपित करते हैं? तो इस विधि में क्या करते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसका जो समीकरण लिखना होता है, उनमें अभिकारकों और अभिकारक और उत्पाद जो तत्व या यौगिक होते हैं उनको सूत्रों और प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करना सूत्रों या प्रतीकों द्वारा निरूपण कहलाता है, ठीक है। मतलब इस विधि में क्या क्या आता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ अर्थात जो अभिकारक होते हैं, अब उस अभिकारक में आपके एलिमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं। अभिकारक में आप जानते हैं तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी हो सकते हैं। दोनों तत्व ही हो सकते हैं या यौगिक ही हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उनके नाम के स्थान पर नाम ना लिखकर हम उनके प्रतीक सूत्र लिखेंगे, अणुसूत्र लिखेंगे। तो इस अणुसूत्र लिखने की जो विधि होगी, इस विधि से जो प्रदर्शित किया जाएगा रासायनिक समीकरण, वो कहलाता है सूत्रों तथा प्रतीकों द्वारा निरूपण। तो इसमें लिखेंगे क्या? अगर डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रियाओं को किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों लिखा है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके प्रतीकों या सूत्रों द्वारा लिखना प्रतीकों तथा
सूत्रों निरूपण कहलाता है। देखिए डिफिनेशन देख रहे हैं, मतलब संक्षेप में हिंदी लिख दी गई है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको समझना है, रटने याद वार करने वाली कोई बात नहीं इसमें। रासायनिक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों को, जो अभिकारक और उत्पाद हैं, अभिकारक और उत्पाद में तत्व हैं, यौगिक हैं, कुछ भी हैं, उत्पादों को या उत्पादों के को उनके प्रतीकों, जो उत्पाद या और अभिकारक होंगे उनके प्रतीकों या सूत्रों द्वारा लिखना। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया है और रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं और उत्पाद हैं उनको उनके नाम ना लिखकर उनके प्रतीक या सूत्र के द्वारा लिखना ही क्या कहलाता है? प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपण कहलाता है, या प्रतीक सूत्र निरूपण कहते हैं। जैसे देखा जाए, जैसे वही पहला रिएक्शन ले लेते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके या अभिक्रिया करके, कुछ भी लिख सकते हो, अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है बेटा। तो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जो पदार्थ बनता है वो तो आप जानते हैं कि वो अब जो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो अब इस रासायन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो शब्द निरूपण में आपने देखा था कि जो रासायनिक समीकरण लिखी गई थी उसमें मैग्नीशियम का नाम लिखा गया था, ऑक्सीजन का नाम ही लिख दिया गया था और मैग्नीशियम ऑक्साइड ही लिख दिया गया था। लेकिन प्रतीक सूत्रों द्वारा और प्रतीकों द्वारा निरूपण में ऐसा हम नहीं करेंगे। नाम के स्थान पर उनके सूत्र और क्या लिखेंगे? प्रतीक लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम के स्थान पर हम मैग्नीशियम ना लिखकर मैग्नीशियम का प्रतीक Mg लिखेंगे। ऐसे ऑक्सीजन के स्थान पर ऑक्सीजन न लिखकर ऑक्सीजन का प्रतीक वो लिखेंगे और वो को O2 लिखेंगे। ये आगे के क्लास में आपका क्लियर होगा कि वो O2 क्यों लिखते हैं, सारी चीज़ें बताई जाएगी। और उसके बाद एरो लगा देते हैं, क्योंकि अभिकारक दो ही पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व या यौगिक जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उससे हम अभिकारक कहते हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके अभिक्रिया में दो ही पदार्थ भाग लेते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। इसलिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो हो गया अभिकारक हो गया। तो अभिकारक पहले लिख लेते हैं, फिर तीर का निशान लगा देते हैं, उसके बाद में उत्पाद लिखते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है वो उत्पाद कहलाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का अणुसूत्र होता है MgO। ये हो गया आपका। ये आपके इस प्रकार से लिखना जो समीकरण का है वो आपका कहलाता है सूत्रों प्रतीकों, सूत्रों एवं प्रतीकों द्वारा निरूपण। फिलहाल ये हो गई अभिक्रिया। बैलेंस नहीं है तो बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी 2 लिखा जाएगा। ये बाद में बात समझ में आएगी क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। फिलहाल अगर ऐसा नहीं लिखते हैं, 2 नहीं ऐसे लिख देते हैं, तो इस समीकरण को कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण कहते हैं। कौन सा समीकरण कहते हैं? ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण कहते हैं। चलो इसी रूप में लिखा रहने दो। ठीक, संतुलित की बात नहीं करते हैं। ऐसे दूसरा उदाहरण आपने देखा था
कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब जब सल्फ्यूरिक अम्ल में कोई जिंक का टुकड़ा डाल दिया जाता है तो एक प्रकार की गैस निकलती, हाइड्रोजन की गैस। अगर उसकी जांच किया जाए तो पता चलता है वो हाइड्रोजन गैस है और एक जिंक सल्फेट बनता है। तो मतलब वो चीज़ अलग है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जैसे हम शब्द द्वारा प्रतीक द्वारा उसको निरूपित कैसे करेंगे। मतलब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तो उसको हम कैसे निरूपित करेंगे, सब मतलब प्रतीकों द्वारा, सूत्रों के द्वारा। तो जिंक का नाम ना लिखकर सूत्र लिखा जाएगा, प्रतीक Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जानते हो सब लोग, H2SO4। ठीक, अब ये दो अभिकारक हो गए, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल आपका अभिकारक हो गया। एरो, ये तीर लगा दिया जाएगा। उसके बाद उत्पाद में कौन सा पदार्थ बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो जिंक सल्फेट जो होता है ZnSO4 होता है और प्लस हाइड्रोजन H2, ऊपर की ओर एरो का निशान लगा सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस है वो ऊपर निकल रहा है। गैस के लिए जब होता है तो ऊपर की ओर तीर का निशान लगा देते हैं। फिलहाल ये संतुलित समीकरण है और ढांचा समीकरण भी इसी को कह सकते हैं। तो आपके बात समझ में आ गई होगी बेटा कि हम रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसको प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा कैसे निरूपित करते हैं। तो इस विधि में निरूपित करने के लिए करना क्या होता है बेटा, केवल आपको जो पदार्थ होते हैं अभिकारक में, जो तत्व या यौगिक जो भी होता है, उनके नाम ना लिखकर उनके हम प्रतीक या सूत्र लिख देते हैं और उत्पाद में भी यही नाम ना लिख के प्रतीक और सूत्र लिख देते हैं। तो इस प्रकार का जो रासायनिक समीकरण का निरूपण होगा वो आपका प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपण कहलाएगा या प्रतीक सूत्र निरूपण कहलाएगा। ठीक है, ऐसे और रासायनिक अभिक्रिया आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोजन, ठीक, और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन नहीं लिख के उसका सूत्र लिख दिया जाए, सूत्र तो H2 प्लस O2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर ये नाम लिख दिया जाए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो शब्द निरूपण कहलाएगा। एरो, तो ये दो अभिकारक हो गए, उत्पाद क्या बनेगा, जल का सूत्र जानते हो H2O। ये आपका बैलेंस फिलहाल नहीं है, लेकिन ये कौन सा समीकरण है, ढांचा समीकरण ही। हम बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो इस प्रकार के समीकरण को हम कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण कहते हैं। बैलेंस नहीं होता, बैलेंस करना बाद में देखा जाएगा। अगर बैलेंस करना भी चाहते हैं तो यहाँ 2 लिख दो और यहाँ 2 लिख दो। कैसे लिखा गया वो बाद में हम आपको बताएंगे। ठीक है, और चौथा समीकरण मान लेते हैं कोई और ऐसे लिख सकते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखना है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड तथा क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो Zn, अब जिंक का प्रतीक Zn प्लस H हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, आपस में अभिक्रिया करेंगे तो जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी H2। ये भी फिलहाल बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना चाहते तो यहाँ 2 लिख दो। ठीक है, ये ढांचा समीकरण अब था, अब बैलेंस संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब देखिए, ये जो रासायनिक समीकरण को निरूपित करने की निरूपण की जो ये विधि है, प्रतीक सूत्रों द्वारा निरूपित करने की विधि है, ये वैज्ञानिक विधि है, एक वैज्ञानिक मेथड है। इस विधि से समीकरण को लिखना, किसी भी रासायनिक समीकरण को आसानी से कम समय में लिखा जा सकता है। मतलब इसको संक्षेप में लिखा जा सकता है, कम समय में लिखा जा सकता है, इसलिए इसको हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। वैज्ञानिक विधि द्वारा निरूपण, इसी वैज्ञानिक मेथड में अगर देखा जाए तो किसी रासायनिक समीकरण को हम इसी विधि द्वारा निरूपित करते हैं और इनसे और बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। तो देखिए क्या होता है, कैसे आप पता कर सकते हैं। तो ये होगा निरूपण।
अब आपको ये देखना है बेटा, बस थोड़ा सा बात समझ लेना है, और समझने से पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और उसके बाद शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो इस रासायनिक समीकरण से लाभ ये और होता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को जब हम सूत्रों और प्रतीकों द्वारा निरूपित करते हैं तो उसके अभिकारक में और उत्पाद में किस किस तत्व के कितने कितने प्रमाण भाग लेते हैं, कितने कितने प्रमाण हैं, परमाणु कितने कितने हैं, किन किन तत्वों के, इनका ज्ञान हो जाता है। हम देख के बता सकते हैं कि फला तत्व का फला परमाणु की संख्या फला है, और उत्पाद में ऐसे भी बता सकते हैं। लेकिन यदि रासायनिक समीकरण को शब्दों द्वारा लिखा है तो उसको देख करके आप ये नहीं बता पाओगे कि किस तत्व का कितना प्रमाण अभिकारक में है और किस तत्व का कितना प्रमाण उत्पाद में है। जैसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं, वही अब क्रिया ले लेते हैं। जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जब रासायनिक अभिक्रिया के करते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है, H2। चलो अब देखिए यहाँ ये अभिकारक हो गया और इधर आपका उत्पाद हो गया। तो अभिकारक में देखो, पहले चीज आप देखो किन किन तत्वों के प्रमाण भाग ले रहे हैं। तो Zn हो गया जिंक, हाइड्रोजन, H से हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, मतलब 4 प्रकार के तत्व के प्रमाण अभिकारक में भाग ले रहे हैं। कौन कौन? जिंक, हाइड्रोजन, Zn जिंक का प्रतीक है, H हाइड्रोजन का प्रतीक है, S सल्फर का प्रतीक है और वो ऑक्सीजन का प्रतीक है। तो कितने प्रमाण, कितने किन किन तत्वों के प्रमाण भाग ले रहे हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन सा? जिंक, Zn, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो हम यहाँ ये देख के आपको बता देंगे, मतलब अगर किसी रासायनिक समीकरण को प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा निरूपित किया गया है तो आप ये उस समीकरण को देख करके आप ये बता देंगे आसानी के साथ कि किन किन तत्वों के प्रमाण भाग ले रहे हैं अभिकारक में और उत्पाद में किन किन तत्वों के प्रमाण हैं। तो उत्पाद में भी यही है कंडीशन, जिंक का है, देखो जिंक, फिर हाइड्रोजन भी है, H सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। ये हो गया। दूसरी चीज ये भी बता सकते हैं किन किन तत्वों के कितने कितने प्रमाण भाग ले रहे हैं। अभिकारक में जो तत्व हैं, जो तत्वों के प्रमाण हैं, कितने कितने प्रमाण हैं। उत्पाद में तत्व जो है उनके कितने कितने प्रमाण हैं। तो ये भी तो हाइड्रोजन, यहाँ जिंक का देखो, जिंक Zn केवल लिखा तो एक ही प्रमाण है, एक जिंक के परमाणुओं की संख्या 1 है। हाइड्रोजन H2 लिखा है तो मतलब यहाँ 2 लिखा हुआ है H2, तो हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? 2 परमाणु है। अगर देखिए H3 लिखा होता तो कितना परमाणु होता? 3। H4 लिखा होता तो कितना परमाणु हो गया? 4। H5 लिखा होगा तो कितना परमाणु हो जाएगा? 5। मान लेते हैं किसी तत्व का प्रतीक X है और यहाँ पे N लिखा है तो उस तत्व के कितने परमाणु होंगे? N, मतलब X5 लिखा है तो X परमाणु है। तो बात समझ में आया। ऐसे सल्फर S केवल सिंगल लिखा है, S के अगल बगल कोई इधर कोई संख्या नहीं लिखी है, तो मतलब S के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1। सल्फर का 1 परमाणु है। ऐसे ऑक्सीजन O के इधर यहाँ कौन सी कितनी संख्या लिखी? 4, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 4 है। ऐसे वो 8 लिखा होता है तो इसका मतलब ऑक्सीजन का कितना परमाणु होता? 8 परमाणु होता। ठीक। अगर मान लेते हैं वो 10 लिखा होता तो ऑक्सीजन का कितना परमाणु होता? 10 परमाणु होता। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो अब ऐसे उत्पाद में अगर हम देखते हैं तो देखो ये अभिकारक में आपने देखा जिंक का 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 4 परमाणु है। उत्पाद में देखो तो जिंक का कितना परमाणु? यहाँ देखो Zn पर कोई संख्या नहीं लिखी है, Zn केवल लिखा है, मतलब 1 परमाणु है।
सल्फर S तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को पहले देख लो। हाइड्रोजन का H लिखा हुआ है, H2 लिखा है, मतलब 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है। सल्फर देखो, सल्फर पे S ही लिखा हुआ, तो यहाँ 1 है परमाणु। ऑक्सीजन कितना है? 4 परमाणु है। तो जो प्रतीकों द्वारा निरूपित होते हैं, सूत्रों द्वारा रासायनिक समीकरण जो निरूपित किए जाते हैं, उस रासायनिक समीकरण को देख करके हम सभी लोग ये ज्ञात कर सकते हैं कि किन किन तत्वों के परमाणु हैं अभिकारक में और किन किन तत्वों के परमाणु हैं उत्पाद में। दूसरी चीज ये ज्ञात कर सकते हैं कि अभिकारक में किन किन तत्वों के कितने कितने परमाणु हैं और उत्पाद में किन किन तत्वों के कितने कितने परमाणु हैं, जैसा कि उदाहरण से देखा। इसकी सहायता से और ये भी बता सकते हैं कितने अणु अभिकारक में हैं और कितने अणु उत्पाद में हैं, कितना द्रव्यमान अभिकारक में है, कितना द्रव्यमान उत्पाद में है, ये सारी चीजों का ज्ञान हो जाता है। तो और रासायनिक समीकरण में लिखने में अभी कुछ कमियां रह गई हैं, क्योंकि अभी नहीं बताया गया, उसका उपयोग नहीं किया गया है। तो जब हम बिल्कुल एक फुल मेथड से लिख देंगे, सही रासायनिक समीकरण लिखा जाएगा, तो उसकी सहायता से सारे ज्ञान हो जाते हैं। कौन सा पदार्थ ठोस है, कौन सा पदार्थ द्रव है, कौन सा पदार्थ गैस है, कौन सा पदार्थ अवक्षेप अवस्था में है, कौन सा विलयन है, इन सभी का ज्ञान हो जाता है। तो शब्दों द्वारा, उसमें प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा निरूपण से बहुत लाभ होते हैं और इसीलिए सामान्यतः सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम सभी लोग किसके द्वारा निरूपित करते हैं? प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा निरूपित किया जाता है। बाकी लिखने की विधि आप जानते हैं। जो अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं, अभिकारकों और उत्पादों के बीच में तीर का निशान लगा होता है। अगर अभिकारक में एक या एक से अधिक पदार्थ हैं, तत्व या यौगिक हैं, तो उन सभी तत्वों के बीच में प्लस का निशान लगा देते हैं। यही काम उत्पाद में भी, अगर जो उत्पाद है उत्पादों की संख्या एक या एक से अधिक है, तो उनके बीच में प्लस का निशान लगा दिया जाता है। तो बात ये हुई। अब अगले क्लास में आप सभी लोग संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे और असंतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे कल संतुलित रासायनिक समीकरण के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।